Hello, listeners. I am supposing that you are all fit and fine. हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, फिट होंगे। भाई आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग टुडेज आवर न्यू चैप्टर दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। जो है भाई हमारा जो पाठ है इतिहास की जो किताब है कक्षा 6 के लिए, इसमें नए साम्राज्य और राज्य किस तरह से कौन से थे भाई, किस तरह से उदय होते हैं, तो उसी की जो एक कड़ी है जो हमारे पिछले जो लेसन थे, पिछले जो पाठ में हम पढ़ रहे थे भाई किस तरह से नए नए राज्य बन रहे थे, गण थे भाई, उसके बाद जनपद आए भाई जी, फिर महाजनपद, उसके बाद जो साम्राज्य बन रहे थे। उसी कड़ी में आगे एक और चैप्टर है ये हमारा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो इसमें हम कुछ और अपना जो पुराना इतिहास है, जैसे कि भी हम अशोक के बारे में पढ़ते थे, जो जिसमें ईसा पूर्व की बात जो हम कर रहे थे, तब से लेके उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे जैसे और साम्राज्य बन रहे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेट्स सी, अरविंद प्लेज ए किंग। अरविंद एक बच्चा है भाई, स्कूल में है, क्लास में है, वो एक उसको एक मौका मिला है किसी राजा का रोल निभाने का, भाई राजा का अभिनय करने का। अरविंद had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes, to twirl his mustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. अभी वो क्या उम्मीद करता है भाई, उसको राजा के लिए दे तो दिया भाई, ठीक है भाई अरविंद आप है ना राजा का रोल करोगे हमारे एक नाटक में, जैसे भी हम लोग भी अपनी क्लास में कुछ नाटक करते रहते हैं, तो वैसे ही अरविंद को भी एक रोल मिला है राजा का अभिनय करने का। तो भाई वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि भाई उसके जो कपड़े हैं, रोब्स रोब्स मतलब शाही वेशभूषा जो कहते हैं, राजाओं की कपड़े जो होते हैं भाई, शानदार तरीके से वो वेशभूषा पहनेगा, कपड़े पहनेगा भाई राजाओं के। टू ट्विल हिज मस्टैक्स, वो अपनी मूछों में ताव देगा भाई, बड़े गर्व के साथ, मैं एक राजा हूँ। और एंड wield द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद गस्टो, और अब जो उसकी जो तलवार है भाई, जो सिल्वर पेपर से चारों तरफ लिपटे हुए उसके, जिसे हम कहते हैं रुपहला कागज सुन जो कहते हैं, वो भाई वो तलवार को बड़ी शान से पकड़ के चहलकदमी करेगा, इधर उधर घूमेगा भाई स्टेज के ऊपर। Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a वीणा। अब यहाँ पे थोड़ी ट्विस्ट की बात है भाई, जैसे अभी वो सोच रहा था भाई मैं तलवार लेके घूमूंगा, अपनी मूंछों में ताव दूंगा भाई, लेकिन वहाँ पे उसको ये कह दिया जाए आपको है ना वीणा बजानी है। मतलब वीणा तो आप लोगों को पता ही है, म्यूजिक के जो आपका पीरियड होता है उसमें सरिया मैडम ने आपको बताया होगा, एक इसमें वायर वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो भाई उसको कहा जाता है भाई आपको वीणा बजानी है, एंड रिसाइट पोइट्री, और कविताएं भी गानी है। मतलब आपको राजा का काम नहीं करना है, तलवारबाजी नहीं करनी है, आपको वीणा बजानी है और गीत गाने हैं, पोइम्स गानी है। ए म्यूजिशियन किंग। अभी हैरानी तो होगी, एक म्यूजिशियन किंग होगा भाई, एक भाई ये क्या होगा भाई, संगीत प्रेमी एक राजा होगा भाई, एक राजा, और वो भाई क्या करेगा, लड़ाइयाँ नहीं करता, वो गीत गाता है भाई, है ना, अजरज की आवाज़। हु वाज दैट, अब वो कौन था, ही वंडर्ड। अब उसने सोचा भाई मुझे ऐसा कौन सा रोल मिला है, भाई राजा तो बन गया लेकिन मुझे कविताएं गानी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। परसस्तीस एंड व्हाट दे टेल अस। अब स्टार्टिंग हो रही है भाई ऐसे वर्ड से जो शायद हमें नहीं पता है। लेट्स सी व्हाट इज इट, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। अब ये प्रशस्ति हैं वो हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रशस्तीज। इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंस्क्रिप्शंस। भाई पिछले जो हमारे चैप्टर थे उसमें हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा है, अभिलेखों के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे एक और नया वर्ड है भाई प्रशस्तीज। अब प्रशस्ति का जो मीनिंग है, प्रशस्त
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं भाई, इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या लिखा होता है भाई, जो पुराने राजा महाराजा हुए थे उनकी जीवनी के बारे में लिखा होता था, उनके उन्होंने कौन से युद्ध लड़े भाई, क्या क्या उन्होंने विकास कार्य किए भाई, क्या क्या घटनाएं हुई उसके शासन में। लेकिन जो प्रशस्ति होती है, इस प्रशस्ति में भाई कोई भी राजा होता है उसका गुणगान किया जाता है भाई, उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि भाई उसका शासन व्यवस्था कैसा था, उसने रूल कैसे किया, उसमें ये कहा जाता है वो बहुत अच्छा था, इस तरह से उस वो भी अपने शासन को बढ़िया बनाने के लिए उसने ये चीज़ें की। मतलब एक तरह से उसका गुणगान करना, उसका यशोगान करना, वो प्रशस्ति में लिखा होता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of dynasty known as Guptas. अब देखिए जो हमने पहले बात की थी, अब भाई क्या है, अब उसको राजा का तो मिल गया, लेकिन उसको ऐसा राजा अभिनय करना था भाई जो कि वीणा बजाता हो, म्यूजिशियन हो। तो अब यहाँ पे हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है भाई, उसको समुद्रगुप्त का अभिनय करना था। समुद्रगुप्त एक राजा हुआ है हमारे देश में, जो कि गुप्त जो राजवंश है उससे था भाई, और ये बहुत ही फेमस राजा हुए, बहुत ही अच्छे राजा इनको माना जाता है भाई। जैसे अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, वो मौर्य साम्राज्य मौर्य राजा थे, वैसे ही समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के राजा हुए हैं। We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashoka pillar at Allahabad. अब जो भी इलाहाबाद है, तो भाई वहाँ पे अशोक का एक स्तंभ है भाई। तो उस अशोक के स्तंभ पे जो कुछ लिखा हुआ है, जो अभिलेख है, उसमें इसके बारे में हमें पता चलता है भाई समुद्रगुप्त एक राजा हुआ है और वो किस तरह का है। अब भाई देखो यहाँ पे एक बात है भाई, अशोक का स्तंभ है, मतलब ये जो स्तंभ था, अशोका पिलर, ये भाई अशोक का स्तंभ है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं भाई समुद्रगुप्त की। तो इनका जो ये इकट्ठे तो हुए नहीं थे, मतलब पहले आया अशोक जो ईसा पूर्व में, और अगर हम समुद्र की गुप्त की बात करें तो ये करीबन 310 तीन सौ ईस्वी के बाद, ईसा बाद। ठीक है। अब जैसे हम एक भाई टाइम लाइन खींचें, तो ये हो गया ज़ीरो, इससे पहले ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व मतलब अशोक का साम्राज्य यहाँ था, अशोक इस समय था। और जब ये जीरो आ गया, साल जीरो आ गया, उसके बाद आ गया समुद्रगुप्त। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे दिमाग में ना एक छोटी सी डाउट होगी भाई, भाई अशोक का जो वो है भाई स्तंभ है, अशोक तो यहाँ है, तो अशोक समुद्रगुप्त के बारे में कैसे लिख सकता है भाई। इसका जो है भाई, इसका कारण ये है, जो समुद्रगुप्त था जो राजा, उसने अशोक का जो स्तंभ था उसके ऊपर खुदवाया था। जैसे भाई जैसे आपके पापा कोई आत्मकथा अपने बारे में डायरी लिख रहे हैं, तो उसमें भाई आपकी क्लासों के बारे में जिक्र तो नहीं आएगा भाई, आपने क्या किया, किस तरह से किया। हाँ, लेकिन आपके पापा की जो डायरी है उसके लास्ट पेज पे या फिर कहीं पे खाली जगह है, उसमें आप जरूर लिख सकते हो। तो वैसे ही समुद्रगुप्त ने क्या किया, अशोक का जो स्तंभ था उसमें अपने बारे में कुछ और ऐड करवा दिया एक। तो इसे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त था वो किस तरह का राजा था। इट वॉज composed बाई ए काव्य बाई हरिसेन, हु वॉज ए पोइट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अब भाई ये जो पिलर था, अशोक स्तंभ था, इसके ऊपर जो लिखवाया था समुद्रगुप्त के बारे में, ये हरिसेन नाम का एक भाई दरबारी कवि था एक। कहाँ, किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त जो राजा था उसके दरबार में हरिसेन नाम का एक कवि था, राज दरबारी कवि जिसे हम कहते हैं, वो था भाई। और उसने इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाया था।
जो कि एक बड़े से काव्य के बारे के रूप में है। काव्य मतलब उसके जैसे हम रामायण महाभारत को एक महाकाव्य बोलते हैं, वैसे ही दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज ए प्रशस्ति। और ये जो अभिलेख है जो हरिसेन ने खुदवाया था इस अशोका पिलर पे समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये खास तरह का अभिलेख है जिसे कहा जाता है प्रशस्ति। इसे कहा जाता है प्रशस्ति। ये संस्कृत वर्ड जो कि एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशस्ति। और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इन प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ, भाई किसी की प्रशंसा के बारे में, भाई किसी की सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई करनी, उसे हम प्रशंसा कहते हैं। तो ये जो हरिसेन ने जो अभिलेख लिखवाया समुद्रगुप्त के बारे में, तो ये एक प्रशस्ति है, मतलब उसकी अच्छाई बखान की जा रही है, उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही बताई जा रही है, उसके बारे में अच्छा अच्छा बताया जा रहा है। While Prashastis were composed for some of the rulers, you read chapter in chapter 9, such as Gautami Putra Sri Satkarni. They become far more important from the time of Guptas. अब यहाँ पे भाई ध्यान देने वाली बात है, भाई हमारा जो पिछला चैप्टर था चैप्टर 9, उसमें जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, उसने उसकी जो प्रशस्ति थी भी उसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि उसकी माँ ने लिखवाई थी, है ना। तो भाई ये जो प्रशस्तियाँ हैं ये गुप्त काल में और भी ज़्यादा फेमस हो गई थी, और भी ज़्यादा लिखी जाने लगी थी। मतलब ये जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, ये समुद्रगुप्त से पहले का राजा था, ठीक है। तो उस समय जो कुछ भी लिखा जाता था वो धीरे धीरे भाई जैसे समय के अनुसार उसमें कमी या बढ़ोतरी हुई, उसकी फेमस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो गुप्त काल आया, समुद्रगुप्त का जो समय आया, उसमें इन प्रशस्तियों का और भी प्रचलन बढ़ गया। समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अब भाई समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस। आइए देखें। द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। अब जो ये जो प्रशस्ति है भाई जो हरिसेन ने लिखी है समुद्रगुप्त के बारे में, इसमें समुद्रगुप्त में के बारे में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया भाई जो राजा है, मतलब जो समुद्रगुप्त है वो बड़ा ही क्या है, ग्लोइंग टर्म्स, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, उज्जवल तरीके से, सुनहरे अक्षरों में, जिसे हम कहते हैं बढ़ा चढ़ा के, जिसे हम कहते हैं भाई उसकी अच्छाई का बखान किया गया है। एज ए वॉरियर, कि भाई वो एक योद्धा था, ठीक है। एज ए किंग हु वोन विक्ट्रीज इन बैटल, और एक ऐसे राजा के बारे में एक ऐसा राजा के रूप में बताया गया है जो कि युद्धों को जीतता था, मतलब युद्ध जीतने वाला राजा के रूप में उसे बताया गया है। हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट पोइट्स, और जो कि एक विद्वान था। लर्नड मतलब विद्वान, विद्वान बहुत ही पढ़ा लिखा, एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, और जो कवि होते थे उनमें भी सबसे अच्छा, मतलब जिसे उत्कृष्ट कवि कवि कहते हैं वो था। तो देखिए कितना बखान कहा गया, क्या किया गया है भाई। वो जितने भी युद्ध में जाता वो जीत के आता था भाई, बहुत कुशल योद्धा था, लड़ाई अच्छे से करता था, और भाई बहुत अच्छा विद्वान भी था, और जितने भी यानी कि कवि थे उनमें भी सबसे अच्छा कवि था, है ना। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड्स, और यहाँ तक कि उसे जो देवता हैं उनके बराबर कहा गया है। तो इतना ज़्यादा बखान उसका किया गया है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। अब ये जो प्रशस्ति है, जो इलाहाबाद की जो प्रशस्ति का जिक्र यहाँ हो रहा है, इसमें बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंस बताए लिखे गए हैं भाई, ठीक है। अब जैसे हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे जो सेंटेंस है, हम कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा सा सेंटेंस है भाई, लेकिन ये जो प्रशस्ति है इसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है, बड़ी बड़ी लाइनों का यूज़ किया गया है। हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सेंटेंस, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अब हम पढ़ेंगे भाई, क्या है उसमें। देखिए, हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग, उसका शरीर बहुत ही चार्मिंग था भाई, बहुत ही शानदार था भाई।
being covered with the plenteous beauty of marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, लॉन्ग एरोज एंड मैनी अदर वेपन्स। अब ये देखो जो अभी हम बात कर रहे थे लॉन्ग सेंटेंस, तो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, मतलब कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस है। तो इस तरह के लंबे लंबे सेंटेंसों का यूज़ किया गया है, वाक्यों का यूज़ किया गया है। तो उसके बारे में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है उनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कि भाई वो बहुत अच्छा योद्धा था भाई। तो उसके शरीर का जो उसका समुद्रगुप्त का जो शरीर था उसमें भाई बहुत ही निशान बने हुए थे। किस चीज़ के थे भाई? बैटल एक्सिस थे, एरोज थे, स्पाइक्स थे, स्पीयर्स थे, बारबेट डार्ट्स थे, स्वर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन्स, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मैनी अदर वेपन्स, और बहुत सारे जो दूसरे युद्ध में के यूज किए जाने वाले हथियार, उनसे कटाई के और भी छिलने के ये जो निशान हो जाते हैं, उनसे उनका शरीर बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर दिख रहा था। ठीक है। बैटल एक्सी, ये जो जैसे भी कुल्हाड़ियाँ थी, तीर, भाले, बर्छे, तलवार, गदा, नुकीले तीर थे भाई, छोटे छोटे चाकू थे भाई, इनसे भाई। तो ये उनके बारे में अच्छा बताया गया है भाई, किस तरह के वो राजा थे भाई। If you look at map 7, page 105, you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. अब अगले पेज पे एक मैप है भाई, उसके बारे में बता रहे हैं। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। अब ये जो मैप है, ये प्रशस्ति में जो बताया गया है उसके अनुसार ये मैप बनाया गया है। Harishen describes 4 different kinds of rulers and tells us about Samudragupta's policy towards them. अब ये जो प्रशस्ति है जिसमें हरिसेन बता रहे हैं, तो भाई वो जो राजा है, ये जो समुद्रगुप्त राजा है, इसके जो है भाई नीतियां हैं उनके बारे में बताया गया है भाई, किस तरह की उन्होंने नीतियां अपनाई थी। तो जो पहली जो नीति है विद द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हेयर देयर वर 9 रूलर्स हु वर uprooted एंड देयर किंगडम्स वर मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। अब इस मैप में क्या बताया है भाई, इस मैप में बताया है भाई जो आर्यवर्त के जो शासक हुए हैं, तो वो 9 शासक थे भाई। कितने थे? 9 रूलर्स थे, जो कि हरे रंग में दर्शाए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त ने उन सभी को उखाड़ फेंका, उन सभी को हरा दिया और अपने राज्य में मिला लिया। और उसके बाद है भाई द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, हेयर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ दोज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप, दे सराउंडेड टू समुद्रगुप्त, सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। अभी दक्षिण पथ के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था पिछले चैप्टर में भाई, दक्षिण पथ क्या था भाई, और उसके जो राजा थे उसको दक्षिण पथ स्वामी क्यों कहा गया था। तो ये आप अच्छे से आपको याद ही होगा। तो भाई उसमें क्या बता रही हैं भाई, जो रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ के जो राजा हुए हैं, ये 12 राजा थे। ये थे कितने? 12 किंग्स, और ये थे 9, आर्यवर्त के 9 थे और ये थे 12। तो इनको भी क्या किया भाई, इनको भी सरेंडर्ड, ये इन्होंने अपने आप को भाई समुद्रगुप्त के सामने पेश कर दिया। भाई हम आपका कहना मानेंगे, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है हमसे, हम पहले ही आपसे मान लेते हैं भाई आप हमारे राजा हैं। इसलिए इस तरह उन्होंने पहले ही, जिसे हम कहते हैं समर्पण, जिसे हम कहते हैं तो समर्पण पहले ही कर दिया। और उसके बाद भाई क्या किया भाई, समुद्रगुप्त ने इससे खुश होकर के, भाई आपने लड़ाई नहीं की मेरे साथ, चलो मैं तुमसे खुश हो गया, तो अब क्या करो तुम अपने जो राज्य हैं उन पे खुद ही शासन करो, लेकिन जो शासन होगा, जो सबसे बड़ा राजा होगा वो मैं ही होऊंगा, मतलब मेरे नीचे तुम्हें काम करना पड़ेगा।
The inner circle of neighborhood states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of गण संघs. चैप्टर 5, चैप्टर 5 में हमने जो अलग अलग गण और संघ पढ़े थे उनमें ये बता रहे हैं भाई, इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क इन पर्पल ऑन द मैप दे ब्रोट ट्रिब्यूट फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट. अब ये जो पर्पल कलर जो बताया है इसने, बैंगनी रंग में जो बताए हैं जितने भी साम्राज्य जो हैं भाई, उसमें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई उनके जो राजा हुए हैं, जैसे भी कौन कौन थे, आसाम था भाई, बंगाल का जो तटीय इलाका था, नेपाल था, और जो बहुत सारे गण और संघ थे वो भी उस समुद्रगुप्त राजा के लिए भाई उपहार लेके आते थे और उनका कहना मानते थे उनके, और जो उनके दरबार में जो मीटिंग्स होती थी उनमें शामिल होते थे. The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of Kushan and Saks, and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in the marriage. अब भाई क्या होता है भाई, सिर्फ भारत में ही ये फेमस नहीं, ये बाहर भी फेमस हुए समुद्रगुप्त. तो ये क्या कह रहे हैं भाई, आउटलाइंग एरिया मार्क इन ब्लू, ये नीले रंग के जो दिखाएंगे इसमें, तो वो क्या करेंगे, वो कौन है भाई, डिसेंडेंट्स ऑफ कुषाण. ये जो कुषाण राजा हुए हैं, जैसे कनिष्क की हमने बात की पिछले चैप्टर में, और ये जो शक हुए हैं जो विदेशी आक्रमणकारी हुए थे, वही हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े थे, शक और कुषाण के जो आक्रमण हुए थे भारत पे, तो भाई उनके डिसेंडेंट्स थे भाई, उनके वंशज थे भाई. And the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters to in marriage. अभी जो श्रीलंका देखो कितना दूर है, वहाँ के राजा ने भी अपने जो राजा हुए हैं वहाँ के, तो उन्होंने भी अपनी बेटियों को समुद्रगुप्त से शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा भी, अगर वो हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे तो हम पे लड़ाई नहीं करेंगे. तो यहाँ पे ये देखिए, हम शुरू में बात करते हैं भाई, जो ग्रीन कलर के जो हैं भाई, जो आर्यवर्त के बारे में बताया है, ये आर्यवर्त का इलाका है. तो इसके जो 9 रूलर्स थे उनको हरा दिया समुद्रगुप्त ने और अपने राज्य में मिला लिया. उसके बाद ये पिंक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ का एरिया, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया समुद्रगुप्त का. तो अब इसके आसपास का जो एरिया था ये वाला, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही हार मान ली. पहले ही इन्होंने कह दिया भाई ये समुद्रगुप्त तो बड़ा ही अच्छा राजा है, अगर ये हम पे हमला करेगा तो हम हार जाएंगे. इसलिए पहले ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने समर्पण कर दिया, जो कि बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी लेके आते थे. अब भाई उसके बाद जो दक्षिण के अभी यहाँ पे ये देखिए, ये डॉट्स जो इन्होंने बताए थे, 12 जो राजा थे इनको भी हरा दिया था. दक्षिण पथ के जो स्वामी कहा जाते थे उनको भी इन्होंने हरा दिया भाई समुद्रगुप्त ने. और हम बात करें श्रीलंका की, तो ये देखिए श्रीलंका नीचे जाके बिल्कुल अलग सा है, लेकिन फिर भी यहाँ से इसने समुद्रगुप्त के लिए भाई क्या किया, समर्पण कर दिया और वहाँ अपना जिसे हम कहते हैं रिश्तेदारी बनाना, वो बनानी शुरू कर दी, ताकि समुद्रगुप्त यहाँ से आके यहाँ पर इस पर आक्रमण ना कर दे. अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया भाई, इतना शक्तिशाली सम्राट हो गया ये. तो यहाँ पे देखिए ये जो इलाका है ब्लू कलर का, तो यहाँ पे ये भी डरने लगे भाई, इतनी दूर कहीं पे ये, अब इतना बड़ा जो साम्राज्य बना लिया इसने समुद्रगुप्त ने, कहीं अगर ये हम पे आक्रमण कर देगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो इन्होंने भी भाई अपने को समर्पित कर दिया इस समुद्रगुप्त के सामने. तो देखिए इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त ने बना लिया था. जैसे भी हमने पढ़ा था भाई, अशोक जो महान राजा हुए हैं उसने सबसे बड़ा साम्राज्य बना लिया था, उसी तरह जो समुद्रगुप्त था उसने भी अपने साम्राज्य को इतना लंबा चौड़ा कर लिया था. अब भाई है जीनियोलॉजी, मतलब वंशावली, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो अपना आज का जो काम है वो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा.
तो वही तब तक मिलते हैं अपने नए वीडियो में। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और है, ये देख लेते हैं। कॉइन्स हैं, द किंग हु प्लेड द वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त आर शोन ऑन कॉइन्स सच एज दिस वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा। अब ये जो राजा जो हमने शुरुआत में की बात की थी, भाई ये जो लड़का जिसको मिला था राजा बनने का मौका मिला था अरविंद को, तो ये वीणा बजाने वाले राजा के बारे में हैरान हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए सिक्के हमें मिले हैं, हम हमारे जो पुरातत्वविद हैं उनको सिक्के मिले हैं। तो अगर हम इनको जूम करके देखें तो यहाँ पे ये कुछ ये हाथ में लेके ये यहाँ इस तरह से कुछ बजा रहा है, इसे वीणा कहा गया है भाई। तो अब इन्हीं से हमें पता चलता है भाई किस तरह के जो राजा हैं भाई उनके साथ क्या हुआ, और भाई ये वीणा बजाते हुए राजा के बारे में हमें इन सिक्कों से प्रशस्तियों से पता चलता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।